प्यारे बच्चों, आज हम सब हिंदी क्षितिज के अंतर्गत गद्य खंड का तीसरा पाठ लखनवी अंदाज पढ़ेंगे। यह पाठ यशपाल जी द्वारा लिखा हुआ है। आइए यशपाल जी के जीवन परिचय के विषय में जान लेते हैं। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर सन 1930 को पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। इनके पूर्वज हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के निवासी थे। इनके पिता का नाम हीरालाल और माता का नाम प्रेम देवी था। इन्होंने सन 1921 में फिरोजपुर से मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की और लाहौर के नेशनल कॉलेज में बीए तक शिक्षा ग्रहण किए थे। कॉलेज में ही उनकी भेंट सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह और सुखदेव जी से हुई। उन्होंने अपने सहपाठी लाला लाजपत राय के साथ स्वदेशी आंदोलन में भी जमकर भाग लिए थे। इन्होंने साहित्यकार और प्रकाशक दोनों रूपों में हिंदी साहित्य की सेवा किए हैं। 26 दिसंबर सन 1976 को इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं में है उपन्यास, कहानी संग्रह, नाटक, व्यंग, संस्मरण। तो यशपाल जी द्वारा लिखा हुआ ये व्यंग लखनवी अंदाज पाठ प्रवेश करते हैं। यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल जी उस सामंतशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर हैं, एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसे परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। तो पाठ प्रवेश करते हैं। लखनवी अंदाज यानी लखनऊ नवाबों का शहर रहा है शुरू पहले के ज़माने में। तो वहाँ के जो रईस हैं, जो नवाब हैं, उनका जो दिखावापन, उनका जो अंदाज है, उनके आचरण व्यवहार के विषय में लेखक बताते हैं कि इस तरह ये अपना जीवन शैली जीते थे और स्वतंत्रता के बाद भी इनका जो रईसीपन, इनका जो समाप्त होने के बाद भी इनका जो बनावटीपन है, दिखावेपन नहीं गया, इसी को बताते हैं। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फूंकार कर रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिए थे। लेखक अपने यहाँ सफ़र के विषय में बता रहे थे कि जो महफिल एक जगह है जहाँ पैसेंजर ट्रेन चलती है और उन्हें जाना था। ट्रेन चलने के लिए सीटी बजा रही थी और लेखक आराम से जाने के लिए सेकंड क्लास का ही टिकट लिए थे। उस समय फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास तीनों व्यवस्था थी, लेकिन अब क्या है कि थर्ड क्लास नहीं, बस 2 क्लास रह गया है, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। तो सेकंड क्लास का ही टिकट लिए थे कि एकांत में बैठना था। दाम भी अधिक था, लेकिन इनको दूर तो जाना नहीं था और भीड़ से बचकर इन्हें कहानी के संबंध में कुछ सोचने के लिए थे और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य भी देख सकें, इसके लिए इन्होंने सेकंड क्लास का ही टिकट ले लिया था। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए थे। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। एक वर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। लेखक कहते हैं कि गाड़ी चलने वाली थी और लेखक सेकंड क्लास में की एक छोटे से डिब्बे में जो खाली समझकर बैठ गए, चढ़े। लेकिन इनका अनुमान था कि वो डिब्बे में कोई व्यक्ति नहीं होगा, निर्जन माने कोई व्यक्ति नहीं होगा, लेकिन इनका अंदाज़ा गलत था। उस बर्थ माने जो ट्रेन पर बैठने वाला जो सीट होता है, बर्थ पर लखनऊ के नवाब जो सफ़ेद पोश सज्जन
बैठे हुए थे पलथी मारकर, और उनके सामने 2 खीरे तौलिए पर रखे हुए थे और डिब्बे में वह बैठे। तो उनको देखकर जो नवाब साहब थे उनको कोई असंतोष दिखाई दिया, मतलब उनको देखकर कुछ खुशी नहीं हुई। लेखक को देखकर उन्हें कुछ प्रसन्नता नहीं हुई, बल्कि उनके चिंतन में विघ्न या असंतोष दिखाई दिया। यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देख जाने के संकोच में हो। लेखक यह अंदाज़ा लगाए कि नवाब साहब इसलिए असंतोष दिखाई दिए कि लगता है कि वो भी कोई कहानी के लिए शांत कहानी के संबंध में सोचने के लिए एकांत टिकट लिए हों, या उनको ऐसा भी अंदाज़ा लगा कि खीरा जैसे तुच्छ वस्तु अगर ये नवाब जैसे रईस लोग खाते हैं तो इनको अपमान लग रहा था, संकोच लग रहा था कि ऐसे तुच्छ वस्तु को हमें खाते हुए कोई देख न ले। तो नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान से आंखें चुरा ली। लेखक ये बता रहे थे कि इनको देखकर उन्हें उत्साह नहीं हुआ, खुशी नहीं हुआ, और लेखक भी अपने एक सामने के सीट पर बैठ जाते हैं। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। लेखक बैठे थे तो उनकी तो सोचने की या लिखने की आदत शुरू से ही थी। तो नवाब साहब के विषय में वो सोचने लगे कि इनको असुविधा और संकोच का कारण क्या है, क्यों इन्होंने हमारे आने पर खुशी नहीं जाहिर की। तो संभवतः है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान से किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब गवारा न हो कि शहर के कोई सफ़ेदपोश उन्हें मझले दर्जे में सफ़र करता देखे, अकेले सफ़र देखे। तो लेखक ये कहते हैं कि अंदाज़ा लगा रहे थे कि जो नवाब साहब सेकंड क्लास का टिकट ले लिए हैं, और ऐसा उनको लग रहा था कि यहाँ के कोई सज्जन व्यक्ति हमें ये मझले दर्जे का या छोटे सेकंड क्लास का टिकट पर सफ़र करते हुए देख ले तो मेरा इनका अपमान हो। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। तो खीरा रखे होंगे अपने खाने के लिए, यही अकेले बैठने पर वक्त बिताने के लिए खीरा रखे होंगे, लेकिन इन लेखक को देखकर वो खीरा खाने में संकोच कर रहे थे। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। लेखक कहते हैं कि वो तिरछी नज़रों से नवाब साहब को देखते हैं, और ये भी देखते हैं कि नवाब साहब खिड़की के बाहर देखकर कुछ विचार कर रहे थे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधित किया लेखक को कि अदाबर्ज जनाब खीरे का शौक़ फरमाइए। तो नवाब साहब लेखक की तरफ देखकर उन्हें खीरे खाने के लिए कहते हैं कि तो नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि नवाब साहब का ये सहसा भाव परिवर्तन, मतलब भाव परिवर्तन के पहले उनको देखकर उन्हें कुछ खुशी नहीं हुई, और इसके बाद कुछ विचार करने के बाद उनके खीरा खाने के लिए पूछ रहे थे। तो यही भाव देखकर लेखक को अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने समझ लिया, भाप लिया, इनके विषय में अंदाज़ा लगा लिया कि ये भी हमें मामूली लोगों की तरह ये समझ रहे हैं, और हमारा भी कुछ आत्मसम्मान है, तो इसलिए हमने इनके विचार को भाप लिए थे। तो हमने जवाब दिया, शुक्रिया किबला शौक़ फरमाइए। शुक्रिया नहीं, हम खीरा नहीं खाएंगे, मतलब नहीं, इच्छा नहीं है। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे को नीचे रखा, तौलिए झाड़कर सामने बिछा लिया, सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरे के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। यानी खीरा को धोने के बाद उसे काटते हैं, काट कर रगड़ कर मुँह को काट कर उससे वो झाग निकालते हैं। फिर खीरे को बहुत एहतियात से छीलकर फाँकों को
करीने से तौलिए पर सजाते हैं। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे के फाकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च को सुर्खी बरक दी, यानी छिड़क दी। उसमें लाल मिर्च और नमक छिड़क दी खीरे के फाकों में। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसवादन की कल्पना से प्लावित हो रहा है। मतलब कि जो हरकत जो काटते हैं, नमक मिर्च लगाते हैं, इससे यह समझ में आता है कि वो खीरे का रसवाद ले रहे हैं। मतलब उनके देखकर खीरे को देखकर उनके मन में क्या विचार आ रहा है, कैसा मन महसूस हो रहा है, ये सब देख रहे थे। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का पालम खीरा है, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाइए। मतलब पूछते हैं खीरा खा लीजिए, लेकिन मैंने तो एक बार मना कर दिया था, तो अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए शुक्रिया, इस मैदा कमज़ोर है, मतलब इच्छा नहीं है, नहीं खा सकते हैं। लेखक इनकार कर देते हैं। नवाब साहब ने सतीश आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा। नवाब साहब ने अपनी सतीश आँखों से खीरे को देखते हैं, खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, सांस खींचते हैं। खीरे की एक फाक उठाकर ओठों तक ले गए, उसे ओठों तक ले जाते हैं। फाक को सूंघा, खीरे की फाक को सूंघते हैं। स्वाद के अंदाज आनंद में पलकें मूंद गई, मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसवादन कर खिड़की के बाहर फेंक देते हैं। मतलब खीरे को काटते हैं, सब नमक मिर्च लगाने के बाद उसको सूंघते हैं और सूंघकर अपनी रईसी अंदाज दिखाने के लिए ही फेंक देते हैं कि खीरा जैसे तुच्छ चीज़ हमारे जैसे नवाबों को कैसे, हम नवाब कैसे खा सकते हैं। तो लेखक सोच रहा था कि वैसे तो रईस बनने का ढोंग कर रहा है और लोगों के नज़रे से बचाकर खीरे खा रहा है। नवाब साहब ने फिर लेखक से खीरे खाने के विषय में पूछा। नमक मिर्च लगे ताज़े खीरे देखकर लेखक के मुंह में पानी तो आ रहा था, किंतु स्वाभिमान भी बचाए रखने के लिए यह कहते हुए मना कर दिया कि इच्छा नहीं है और मेरा आमाशय भी कमज़ोर है, मैदा कमज़ोर है। फिर नवाब साहब ने प्यासी आंखों से खीरे की फाकों को देखा और एक लंबी सांस लेकर खीरे की एक फाक को नाक तक ले जाते हैं और सूंघते हैं और स्वाद का आनंद लेकर मुंह में तो पानी आ जाता है, फिर फाक को खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। इस तरह सभी फाके सूंघ कर नवाब साहब बाहर फेंक देते हैं। तो नवाब साहब खीरे की सब फाकों को खिड़की से बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और ओठ को पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों कि यह है ख़ानदानी रईसी का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हमें तस्लीम से सिर खम कर लेना पड़ा। यह है ख़ानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। मतलब खीरे की सारी फाक को नवाब साहब सूंघ कर और बाहर फेंकने के बाद अब तौलिए से अपने मुंह और ओठ को, हाथ को पोंछ लेते हैं और गर्व के साथ लेखक की तरफ देखते हैं कि वह बताना चाहते हैं कि यह है ख़ानदानी रईसी। और नवाब साहब लेखक को ऐसा दिखावा करते हैं और लेट जाते हैं। लेखक ने भी यह सोचते हुए सोचा हुआ कि यह है ख़ानदानी शिष्टता, स्वच्छता और कोमलता। अपना सिर उनके सम्मान में झुका लिया। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का शुष्क नफीस या एब्स्ट्रैक्ट
तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? नवाब साहब की ओर से पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद, मैदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचानना ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है? मतलब लेखक के नवाब साहब के इन सब दृश्य को, इन सब को देखकर यह सोच रहे थे कि क्या इस सुगंध और स्वाद के सूक्ष्म, बढ़िया और अमूर्त तरीके से पेट की तृप्ति हो सकती है। यानी कि नवाब साहब जब उसको सूंघते हैं, डकार लेते हैं, तो क्या इससे पेट भर जाता है? तभी नवाब साहब ने भरे पेट जैसी डकार ली है और लेखक ने कहा कि खीरा स्वादिष्ट तो होता है, किंतु अमाशे के लिए भारी होता है। लेखक की सोचने की शक्ति जागृत हो गई। उसे नवाब साहब एक नई कहानी का लेखक प्रतीक हुआ। नवाब साहब एक नई कहानी के लेखक प्रतीत हुए। उन्होंने सोचा कि खीरे खाए बिना ही जब पेट भर सकता है और डकार आ सकता है, तो बिना घटना, बिना पात्र के एक नई कहानी भी लिखी जा सकती है। तो ये है पाठ का सारांश। तो लेखक को ये पाठ का सारांश समझ में आया होगा।